हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ ब्राइट एजुकेशन में। आज हमारा है जीएस का मॉक 4 और ये आपका जो आने वाले डीएलएड की परीक्षा है 25 मई को, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके अलावा ये जीएस का पेपर डीएलएड के अलावा अगर आप यूके ट्रिपल का कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे आप यूके पीसीएस का कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे यूके ट्रिपल का पटवारी दे रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड दे रहे हो, एसआई दे रहे हो, पुलिस कांस्टेबल दे रहे हो, यूके पीसीएस आरओ एआरओ प्रवक्ता का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर किसी के लिए जीएस का ये पैटर्न है, सेम ही रहने वाला है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो, अगर अभी तक आप नए हो हमारे चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ये हमको क्या कहता है, जब आप लाइक और शेयर बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। फिर हमको ऐसे ही हम आगे क्या इस सीरीज को जारी रख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कीजिए वीडियो को। तो शुरू करते हैं। आज का जो जीएस 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी। ये जो क्वेश्चन है ये बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी। तो जैसे आपको पता ही होगा, जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था, ठीक है। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ उसके बाद जो भारतीयों ने जो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की वो कब की। पहला ऑप्शन है 19 जुलाई 1905, अगला ऑप्शन है आपका 7 जुलाई 1905, फिर है आपका 16 अक्टूबर 1905, फिर है 8 नवंबर 1905। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आएगा 7 अगस्त 1905, ठीक है। इस दिन क्या बंगाल विभाजन की क्या हो गई थी, वो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती थी। 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ, ये डेट इस दिन हुआ था बंगाल विभाजन की घोषणा। 20 जुलाई 1905 को क्या हुई थी, बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, इस दिन बंगाल विभाजन लागू हो गया था। बंगाल विभाजन क्या हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। घोषणा हुई थी आपकी 20 जुलाई 1905 को और लागू कब हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। 8 नवंबर 1905 को क्या हुआ, इस दिन रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। जो स्वदेशियों ने एक नेशनल स्कूल खोला था, रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना, ठीक है। तो यहाँ पे अब चारों ऑप्शन है, चारों रिलेटेड है किससे, स्वदेशी आंदोलन के समय से, ठीक है, 1905 से। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन तो एक होता है लेकिन उसके जो चारों ऑप्शन होते हैं उनके अलग अलग आंसर होते हैं। तो एक क्वेश्चन पर आपको 4 और अदर क्या क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आपको हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन कराए तो आपका 50 × 4 यानी कि 200, लगभग 200 आपके क्या वन लाइनर क्वेश्चन वहीं पे बन जाते हैं। इसीलिए सीरीज आपको क्या हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल, गुरदत्त सिंह, सोहन सिंह या सलीमुल्लाह खां। तो जो गदर पार्टी का बनी थी, अमेरिका में बनी थी गदर पार्टी, ठीक है, 1913 में। तो गदर पार्टी बनाई थी लाला हरदयाल ने, ठीक है। गुरदत्ता सिंह कौन था, गुरदत्त सिंह था। कामागाटू प्रकरण हुआ था जो 1914 में एक प्रकरण हुआ था, कामागाटा मारू। तो इसमें क्या हो गया था, जो गुरदत्त सिंह था वो एक जहाज, जापानी जहाज लेके जा रहा था सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर की वो, ठीक है। तो वहाँ की सरकार ने वापस कर दिया था। जब ये वापस भारतीय तट पे आए तो इन्होंने क्या अंग्रेजों से विरोध कर दिया था वहाँ पे, ठीक है। सॉरी, सिंगापुर नहीं, कनाडा जा रहा था, ठीक है। जब विरोध हो गया था तो वहाँ पे अंग्रेजों से झड़प हुई, तो उसमें क्या बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी भी मारे गए। तो ये था कामागाटो प्रकरण 1914 में। सोहन सिंह थे गदर पार्टी के अध्यक्ष। सोहन सिंह क्या थे, गदर पार्टी के अध्यक्ष। जो गदर पार्टी बनी थी उसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह, जो किसने बनाई थी, लाला हरदयाल ने। सलीमुल्लाह खां क्या था, मुस्लिम लीग का संस्थापक। मुस्लिम लीग बनी आपकी 1906 में, मुस्लिम लीग का संस्थापक था आपका सलीमुल्लाह खां। तीसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने अपना अधिवेशन कब साथ में किया, 1907, 1905, 1916 या 1920। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन एक साथ कब किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 1916 में। 1916 में लखनऊ में क्या इन दोनों का अधिवेशन साथ हुआ, कहाँ पे, लखनऊ में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, ठीक है। तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण
मजूमदार यहाँ पे क्या थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये जो दोनों अधिवेशन साथ हुआ इसे कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहते हैं, या लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, 1907 में क्या हुआ था, 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गई थी, नरम दल और गरम दल। वो कब हुआ था कांग्रेस का विभाजन, 1907 में हुआ था। ठीक है, 1905 में आपको पता ही होगा बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में। 1916 में, ठीक है, आपका दोनों का अधिवेशन एक साथ हुआ। 1920 में क्या हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था आपका नागपुर में, 1920 में नागपुर अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास। ठीक है, अगला है आपका बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने। जब बंगाल विभाजन हो गया था उसके बाद किन किन प्रांतों का दोबारा से क्या हुआ, किन किन प्रांतों का निर्माण हुआ। पूर्ण बंगाल व असम, बंगाल व उड़ीसा, उड़ीसा व बिहार, ये उपयुक्त में से सभी। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, उसके बाद जो दो नए प्रांत बने थे वो थे उड़ीसा और बिहार। तो पहले ये बंगाल का ही हिस्सा थे, उड़ीसा और बिहार किसका हिस्सा थे, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। इसके बाद बंगाल विभाजन के बाद इन्हें क्या कर दिया था, अलग कर दिया गया था और दो नए राज्य बनाएंगे, क्या, कौन से, उड़ीसा और बिहार। निम्न में से कौन चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित है। सूर्यसेन, कल्पना दत्त व प्रीतिलता, आनंद व टैगरावाल, ये उपयुक्त में से सभी। तो जो चटगांव आर्मरी जो केस हुआ था वो हुआ था आपका 18 अप्रैल 1930 में हुआ था। तो चटगांव बांग्लादेश में है, वहाँ पे अंग्रेजों की जो आर्मरी थी, आर्मरी की मतलब जहाँ पे उनके तोप और जो बंदूक वगैरह जो सामान रहता है वो रखा हुआ था। तो आंदोलनकारियों ने वहाँ पे क्या कर दी थी, यहाँ पे डकैती डाल दी थी उनके आर्मरी में। तो वहाँ पे क्या भिड़त हो गई थी और आंदोलनकारियों पे गोली भी लग गई थी। ठीक है, तो इस आर्मरी केस रेड में कौन कौन आंदोलनकारी सम्मिलित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो ये सभी लोग सूर्यसेन, कल्पना दत्त, प्रीतिलता, आनंद व टैगरावाल, ये सब क्या थे, इसमें सम्मिलित थे, किसमें, आर्मरी केस में, चटगांव आर्मरी केस में, जो कब हुआ था आपका 18 अप्रैल 1930 को। अगला है आपका भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है। किस नेता को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष। तो आपका इसमें से आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, भारतीय असंतोष का जनक, क्योंकि बाल गंगाधर के तिलक के क्या जो विचार थे वो अन्य कांग्रेसों से काफी अलग थे। तो इनके विचारों के साथ टकराव होता रहता है अन्य लोगों के साथ, इसलिए इन्हीं को क्या कहा जाता है, भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। अगला है कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1920 में किस स्थान पर स्वीकारा। तो इसका मैंने अभी ऊपर जिक्र भी किया था, वो कहाँ पे था, कौन सा अधिवेशन था वो, कलकत्ता अधिवेशन में, क्या 1920 में जो हुआ था। तो इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या हुआ था, स्वीकार कर दिया था किसने। ठीक है, अगला है आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव का पारित हुआ। तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था कांग्रेस का, उसे कब पारित किया गया, 1920, 1930, 1942, 1947। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया गया, 1920, 1930, 1942 और 1947। तो ये 1942 में पारित किया गया आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1942। ये जो ऊपर वाला 7वां क्वेश्चन है उसका आंसर नागपुर है। ठीक है, कलकत्ता नहीं है, वो थोड़ा जल्दीबाजी में वो गलत हो गया मेरे से। ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो इसका नागपुर है। ठीक है, मैंने ऊपर ही बताया था ना आपको ना, 1920 का जो प्रस्ताव हुआ था जिसमें क्या असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था कांग्रेस ने, वो नागपुर अधिवेशन में किया था। इसमें उन्होंने क्या किया था कि स्कूलों कॉलेजों सबका क्या करना है, असहयोग करना पूरी तरीके से, किसका, अंग्रेजों का। ठीक है, अगला जो आंसर है आपका क्वेश्चन आपका, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार संभाला 23 जून 1942, 1 सितंबर 1942,
8 फरवरी 1943 या 4 जुलाई 1943। जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने जो कार्यभार संभाला आज़ाद हिंद फौज का, वो कब संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 जुलाई 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का क्या है कार्यभार संभाला। तो आज़ाद हिंद फौज जो गठन हुआ था आज़ाद हिंद फौज का 1942 में, ये हुआ था आपका कहाँ पे? सिंगापुर में। सिंगापुर में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था आज़ाद हिंद फौज का। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, भारतीय उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में या विधि आयोग में? जो भारत का उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है अभी है इसमें 33 तो क्या है जज हैं प्लस उसका सीजे एक मुख्य न्यायाधीश है, तो ये कितना हो गया टोटल? 34 है उसमें अभी। ठीक है, तो ये इस संख्या में बढ़ाने घटाने का जो अधिकार है वो किसको है? तो वो आपको है किसको? भारत की संसद को। ठीक है, राष्ट्रपति को नहीं है, भारत के संसद को है क्या इसमें संख्या क्या घटा बढ़ा सकता है? कौन? भारत का जो संसद है हमारा वो। ठीक है, इसमें प्रस्ताव पास करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मिलान कीजिए। ये रिट है सारी है, कौन सी रिट किसके लिए लगती है वो मिलान करना है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी है। ठीक है, बंदी नहीं है, बंदी होगा। अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण लेख, तो आपको इसकी दूसरी वाली साइड से मिलान करना है कि परमादेश किसके लिए होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके लिए होती है। ठीक है, तो जो परमादेश वाला होता है वो होता है ये हमारा। परमादेश क्या होता है? हमारा आदेश है। कोर्ट क्या देता है? आदेश देता है। कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट के किसी और, क्योंकि हमारा आदेश माना जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके लिए होती है? शरीर प्रस्तुत करना, यानी कि जब हम क्या करते हैं किसी को गिरफ्तार करती है पुलिस तो 24 घंटे के अंदर उसे क्या कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो किसी की भी गिरफ्तारी के बाद आपने देखा होगा पुलिस रिमांड पे लेती है और उसके बाद कहाँ भेजती है? मजिस्ट्रेट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जिसमें जहाँ पे उसकी कार्रवाई होनी 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है किसी के अपराधी को। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा क्या? किसी भी आज्ञा पत्र या अधिकार से। ठीक है, यानी कि जब हम अधिकार परीक्षा का जब हमारे जगह पे नौकरी पे या किसी चीज़ पे क्या कोई दूसरा बंदा हमारे अधिकार ले लेते हैं, यहाँ पर नौकरी या जो हमारे लाभ वाली चीज़ें हैं उस पर अगर कोई दूसरे वाला बंदा बैठ जाता है हमारा लाभ ले लेता है तो हम क्या अधिकार परीक्षा रिट लगाते हैं। तो ये सब क्या है? रिटों के प्रकार है। जैसे आपको पता है रिट कितने प्रकार की होती? 5 प्रकार की। फिर आगे लास्ट बचता है आपका उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख का किसके लिए? प्रमाणित करना है किसी चीज़ को, मतलब जब क्या होता है कोई किसी सरकारी अधिकारी या किसी कामकाज के बारे में क्या कोर्ट किसी सार्वजनिक व्यक्ति के बारे में पूछ लेती है तो उसके जो प्रमाण लेती है वो रिट कौन सी लगती है आपकी? उत्प्रेषण रिट लगती है आपकी। ठीक है, तो ये जो रिटें हैं ये लगती हैं आपकी आर्टिकल 32 में। आर्टिकल रिट क्या है? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट के दे सकता है और आर्टिकल 226 में ठीक है हाई कोर्ट क्या रिट दे सकता है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में रिट लगती है और आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट कर सकती है आर्टिकल 226 के तहत। सिर्फ 2 कोर्टें रिट जारी करती है आपका हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तब क्या लगाते हैं? हम रिट लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या है? मौलिक अधिकार है। खुद ही क्या हमारे अधिकारों का हनन होने पर जब हम क्या लगाते हैं उसके बचाव में हम न्यायालय जाते हैं तो ये हमारा खुद ही एक मौलिक अधिकार है जो किस में आता है? आपका आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नियंत्रक वह महालेखा परीक्षक यानी कि कैग CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भारत का की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? यानी कि जो कैग है नियंत्रक वो महालेखा परीक्षक है जो वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है उसमें जो उसने टीका टिप्पणी करी जाती है रिपोर्टों में कि ये गलत है ये सही है ऐसे कम ज़्यादा। ठीक है, उस पर उचित कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, संसद को या प्रधानमंत्री को। उसमें जो उचित कार्रवाई करने का जो अधिकार अंतिम जिम्मेदारी होती है कार्रवाई करने की वो होती है आपकी भारत की संसद की। ठीक है, तो जो कैग होता है वो क्या करता है? कैग क्या अपनी रिपोर्ट सौंपता है किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, अपनी वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति इसको कहाँ रखता है? हमारी संसद में रखता है इस रिपोर्ट को। अब जो इसमें टिप्पणी करी होगी किसी कैग ने, ठीक है, भारत
का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ने। उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी फिर किसकी होती है? संसद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले। जो स्वतंत्र भारत में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 3 सेवाएं मुख्य रूप से अखिल भारतीय सेवाएं मानी जाती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इनका जनक किसे माना जाता है भारत में? लॉर्ड मैकाले, कार्नवालिस, भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार पटेल। ठीक है, ये कब स्वतंत्रता के बाद, ये जो अखिल भारतीय सेवाएं स्वतंत्रता के बाद बनी है। ठीक है, तो इसलिए ये बाकी ये 2 तो आपके अंग्रेज हो गए। ठीक है, कार्नवालिस ने तो 1893 में कार्नवालिस एक्ट लिया था। ठीक है, तो ये उससे पहले क्या होता था, सिविल सर्विस जो हमारी क्या होती थी, सिविल सर्विस होती थी, वो दूसरी होती थी पहले। ठीक है, और आज़ादी के बाद इन्हें क्या इंटीग्रेट किया गया, एक ही किया गया, और फिर इनको क्या अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरी और सेंटर के हिसाब से बांटा गया। तो वो किसने कराया था? वो कराया था हमारे भारत देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इन्हीं को क्या अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। ठीक है, सिविल सर्विस का तो अंग्रेजी है। ठीक है, अगला है, पंचायती राज प्रणाली निम्न में से किस विषय से संबंधित है? जो पंचायती राज प्रणाली ये जो किस विषय से संबंधित है? ठीक है, स्थानीय शासन से। तो जो हमारे जो पंचायती राज होता है, जो हमारे ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं, वो किससे संबंधित है, किस विषय? स्थानीय शासन है, ये स्थानीय प्रशासन है, ये स्थानीय स्वशासन है, ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। तो जो पंचायती राज प्रणाली थी वो किसके लिए निकाली थी? वो निकाली थी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, यानी कि जो ग्रामीण हैं, जो गांव हैं, उनको क्या, उनका खुद ही शासन तो किसके हाथ में होता है? हमारे प्रधान वगैरह के, उनको क्या डिसीजन मेकिंग की पावर देना। तो ये क्या था? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के से संबंधित आपका हमारा पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस संविधान में दी गई थी? जो हमारी पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो में ना ऑफिस रखना, मतलब जैसे आज के रखते हैं ना पोर्टफोलियो, मंत्रीगण होते हैं, किसी पे क्या होता है, गृह मंत्री, कोई स्वास्थ्य मंत्री। तो ऐसा जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी मान्यता, वो किस संवैधानिक में दी गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1991, भारतीय परिषद अधिनियम 1971, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या भारतीय परिषद अधिनियम 1862। तो जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी उसे रखा गया था कब? भारतीय परिषद अधिनियम 1962 में। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1961, सॉरी 1962 नहीं 1961 में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला। तो भारतीय परिषद अधिनियम जो 1961 पारित हुआ था, उसमें क्या रखा गया था आपका? पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो कब से शुरू हुआ? 1861 में, 1900 नहीं 1861 में। ठीक है, तो ये आपका 1861 से शुरू हुआ पोर्टफोलियो रखना। ठीक है, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1801, वैसे अधिनियम तो 1800 कितने का था? 58 का था, लेकिन जो सिस्टम शुरू हुआ है ये हुआ आपका 1861 से। ठीक है, तो ये आपका आगे ये भारतीय परिषद अधिनियम नहीं आएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन में ये छापने जो हमारा राइटर है, कंटेंट राइटर, उसने थोड़ा गलत लिख दिया है। तो ये आपका क्या साल, किस साल ये क्या आ गया, ये संवैधानिक मान्यता दी गई उनको 1861 में। ठीक, तो अधिनियम तो आपका वही था, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, उसके अंतर्गत 1861 में क्या शुरू हुई थी? पोर्टफोलियो प्रणाली। ठीक है, निम्न में से कौन सा बजट सत्र की तैयारी में भाग नहीं लेता है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक या वित्त आयोग। यानी कि जब हमारा बजट बन रहा होता देश का, उसकी तैयारी में कौन भाग नहीं लेता है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक व वित्त आयोग। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है ये। इसमें जो भाग नहीं लेते वो होता है वित्त आयोग, भाग नहीं लेते। वित्त आयोग का काम क्या होता है? वित्त आयोग का काम होता है कि जब हमारा जो बजट बन जाता है उसका वितरण करने का काम वित्त आयोग का होता है। ठीक है, बजट बनाने का काम इन तीनों का होता है। बाकी ये 3 लोग क्या होते हैं? भाग लेते हैं उसमें। वित्त मंत्रालय जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर होती है हमारे, ठीक है। नीति आयोग जो नीतियाँ वगैरह बनाता है, ठीक है। और परीक्षक व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि क्या है, ये तीनों भाग लेते हैं और वित्त आयोग नहीं लेते। ठीक है। राज्यपाल संबंधित अनुच्छेद संविधान के किस भाग में आते हैं? जो हमारा जो राज्यपाल है, ठीक है, राज्य का राज्यपाल होता है गवर्नर, उससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद होते हैं वो संविधान के किस भाग में आते हैं? भाग 4, भाग 6, भाग 11 या भाग 12?
राज्यपाल से संबंधित अभिलेख आपके भाग 4, भाग 6, भाग 11, तो ये आते हैं आपके भाग 6 में। ठीक है, तो भाग 6 में आते हैं, कौन कौन आता है भाग 6 में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, भाग 6 में आपका आता है हाई कोर्ट, विधानसभा या विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल, आपका राज्यपाल, ये सारे भाग 6 में आते हैं। ठीक है, आपका आएगा राज्यपाल आ जाएगा, सीएम जो हमारे मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिमंडल। ठीक है, और जो हमारे अधीनस्थ कोर्ट होते हैं यानी कि जिला न्यायालय वगैरह। ठीक है, अधीनस्थ कोर्ट है, ये सारे हमारे संविधान के भाग 6 में आते हैं। भाग 4 में क्या आता है, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तथा राज्य के नीति निदेशक तथा। ठीक है, जिसमें क्या पॉलिसीज लिखी होती है कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे क्या कहते हैं शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं। और दूसरी चीज इसमें क्या आती है 4A में, जो हमारा भाग 4A है उसमें क्या आता है 4A में आता है, जो 4 का भाग है हमारा मौलिक कर्तव्य। इसमें क्या आता है हमारे 4A में मौलिक कर्तव्य भी आता है। ठीक है, भाग 11 में क्या क्या आता है हमारा, तो जो हमारा भाग 11 है उसमें संबंध आते हैं किसका, राज्य और केंद्र का संबंध। जो राज्य केंद्र संबंध है वो संविधान के भाग 11 में आता है। अब भाग 12 में क्या, वित्त और संपत्ति के अधिकार किसमें आते हैं, भाग 12 में वित्त व संपत्ति के अधिकार, ये किस में आता है हमारे भाग 12 में आता है। तो इतना आपका हो गया क्या संविधान के भाग से रिलेटेड जो इस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हम क्या चारों ऑप्शन के आपको आंसर बता दे रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन पे हमको आप 4-5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे बना लिए। तो आपके कॉपी पेन लेके नोट करिए, किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों को प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। जो अनुसूचित जनजाति और जनजाति वाले जो क्षेत्र होते हैं उनका जो प्रशासन के बारे में नियंत्रण होता है वो किस अनुसूची में आता है। अब आपको पता है कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं और कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। भाग कितने बढ़ गए हैं, 22 हो गए हैं। जब संविधान बनाते तो भाग 12 थे, अब कितने हो गए 22। जब संविधान बनाया गया तो अनुसूची 8 थी, अब होगी 12। तो किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। ठीक है, इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, पहला वाला। ठीक है, देखो 6वीं अनुसूची में क्या आता है, 6वीं अनुसूची में आता है जो हमारे क्या असम, जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो क्षेत्र है ना इनमें सारे भारत के कानून क्या नहीं होते, लागू नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या क्षेत्रों में जो प्रशासन इन राज्यों के अंतर्गत जो इनके क्या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है इनके अंतर्गत जो प्रशासन आता है वो 6वीं अनुसूची में आता है। और इसके अलावा बाकी देशों के जो बाकी देश में जितने और अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र वो अनुसूची 5 में आते हैं। इन 4 राज्यों को छोड़कर सारे अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन नियंत्रण किस में आता है, अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में इन 4 राज्यों का आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या आता है, 7वीं अनुसूची में क्या शक्तियों को, केंद्र और राज्य की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया आपका। ठीक है, जिसमें एक केंद्र सरकार जिसमें कानून बनाती है, एक राज्य सरकार जिसमें कानून बनाती है, एक समवर्ती सूची होती है। ठीक है, एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची। केंद्र सूची को क्या कहते हैं, संघ सूची भी कहते हैं। ठीक है, संघ सूची। 7वीं अनुसूची में क्या शक्तियों को क्या राज्य और केंद्र शक्तियों को 3 भागों में डिवाइड किया। संघ सूची यानी कि ऐसे क्षेत्र या ऐसे विषय जिसमें सिर्फ क्या कानून बना सकता कौन, केंद्र। राज्य सूची यानी कि जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को भी है। और समवर्ती सूची जो हमारे ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान समवर्ती सूची, इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है ये दोनों का है, इसको राज्य को भी और किसको, केंद्र सरकार को भी। अब क्या होता है इसमें, अगर केंद्र सरकार भी एक विषय पे मान लो किसी विषय पे केंद्र सरकार, जैसे स्वास्थ्य क्या आता है समवर्ती सूची में आता है। स्वास्थ्य पर कानून बनाया किसने, केंद्र ने भी और राज्य ने भी। और राज्य ने कुछ दूसरा कानून बनाया और केंद्र ने भी कुछ दूसरा कानून बनाया। तो यहाँ पे माना किसका जाएगा, तो यहाँ पे माना जाता है किसका, केंद्र का। क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार केंद्र क्या ज़्यादा सशक्त है, ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र के पास है। तो ज़्यादा पावरफुल केंद्र है। तो समवर्ती सूची में अगर विरोधाभास हो जाए कानूनों में तो कानून माना जाता है आपका किसका, केंद्र सरकार का। बाकी राज्य सूची में सिर्फ राज्य ही कानून बनाते हैं और संघ सूची में सिर्फ संघ
मतलब यानी कि हमारे भारत सरकार ही कानून बना सकती है, यानी कि हमारी संसद। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका 19वां, उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, अब मैंने अभी ऊपर भी इसका जिक्र किया था, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 50। उच्च न्यायालय यानी कि हमारा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट क्या किस अनुच्छेद के तहत रिट क्या जारी कर सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 में रिट जारी करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। 143 में राष्ट्रपति क्या है, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति परामर्श लेने की शक्ति है राष्ट्रपति को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति कौन सी शक्ति है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है कौन? राष्ट्रपति। ये शक्ति राष्ट्रपति को दी है आर्टिकल 143 में। और आर्टिकल 50 है, इसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि जो कार्यपालिका है उसको न्यायपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। पृथककरण यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका उसको क्या कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी कि संसद, कार्यपालिका से क्या रखा गया? पृथक यानी कि स्वतंत्र रखा गया है, पृथक अलग रखा गया है कि यानी कि जो संसद के क्या डिसीजन होंगे वो क्या न्यायपालिका को प्रभावित नहीं करेंगे। नहीं तो अगर संसद के डिसीजन न्यायपालिका को अगर हम पृथक नहीं करेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका को, तो फिर क्या हो जाएगा? सरकार कंट्रोल कर देगी किस पे? हमारे कोर्टों पे। तो सरकार अपनी मनमानी कर सकती है। हमारे देश में क्या है कि जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 50 के तहत। किससे? कार्यपालिका से। तो क्या अगर सरकार अपनी मनमानी करे तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सरकार के कानूनों को निरस्त भी कर सकती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर या पारादीप? इन चारों में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु पे स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारादीप। पारादीप जो बंदरगाह है वो उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है आपका पारादीप बंदरगाह। बाकी ये 3 का है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, अगला है मायेम झील कहाँ स्थित है? मायेम झील कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो जो हमारी मायेम झील है वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक में और कौन कौन सी झील है? कर्नाटक में आपकी एक झील और है कोक कोबलिन। तमिलनाडु में कौन सी झील है? तमिलनाडु में आपकी कालीवेली। ठीक है, और वीरानम दूसरी झील है तमिलनाडु में, वीरानम झील। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं? उस्मान सागर, हुसैन सागर, हिमायत सागर। सारे कहाँ हैं आंध्र प्रदेश में? उस्मान सागर, हिमायत सागर, ये सारे हैदराबाद के नवाब ने बना रखी है झीलें वहाँ पे। ठीक है, और हिमायत सागर, उस्मान सागर और हुसैन सागर। तीसरी झील कौन है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में? हुसैन सागर। ये आप नोट करते रहे, ठीक है, किसी भी पेपर में पूछा जाता है। केरल में कौन सी झील है? केरल में वेबनाड। केरल में कौन सी झील है? वेबनाड झील। ठीक है, आपका विरम पूछा, विरम पूछा। ठीक है, अष्टामुड़ी, अष्टामुड़ी, ये सारी झीलें क्या आपकी केरल में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध गोदावरी नदी पर है? निम्न में से कौन सा बांध गोदावरी नदी पर है? ठीक है, तो गोदावरी नदी पे पांचमपद, ये भी गोदावरी पे है। रामपद, ये भी गोदावरी पे है। ठीक है, यहाँ पे मचकुंड होगा। ठीक है, मचकुंड बांध, ये मचकुंड बांध है। ठीक है, छतरी वाला छः है। ठीक है, मचकुंड बांध, ये भी आपकी गोदावरी नदी पे। ठीक है, मैटूर, मैटूर आपका तमिलनाडु पे, कावेरी पे। ये आपका क्या है? कावेरी, तमिलनाडु पे। एक्चुअली इस क्वेश्चन ने होना था कि निम्न में से कौन सा बांध गोदावरी नदी पर, यहाँ पे होना था नहीं है। तो कौन सा वाला बांध नहीं है? कावेरी, जो आपका मैटूर बांध है गोदावरी नदी पर नहीं है। ठीक है, ये आपका गोदावरी नदी पर नहीं है, मैटूर बांध ये पर नहीं होना था। बाकी ये 3 हैं, पांचमपद, रामपद और मचकुंड बांध, ये सारे गोदावरी नदी पर हैं। ठीक है, तो मैटूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी, तमिलनाडु में। ठीक है, वैसे जो मचकुंड बांध है कहाँ पे? गोदावरी पे है, लेकिन किस जिले में, किस राज्य में? ओडिशा और आंध्र प्रदेश की दोनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, पोचमपद ये आपका आंध्र प्रदेश में और रामपद भी आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये तीनों बांध आपके राम आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। ठीक है, और ये तीनों ऊपर वाले किसमें? गोदावरी पर। नीचे मैटूर बांध गोदावरी नदी पे नहीं है।
तो थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है, कंटेंट राइटर ने थोड़ा क्या लिखने में थोड़ा दिक्कत कर ली, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं, ठीक है। गर्म पेरू धाराएं कहलाती हैं, 23वां क्वेश्चन, गर्म पेरू धाराएं कहलाती हैं एल नीनो, ला लीनो, दक्षिणी दोलन या जेट स्ट्रीम धाराएं। तो पेरू करंट होती है वो क्या होती हैं, वो होती हैं आपकी एल नीनो। अब आपने सुना होगा एल नीनो के बारे में, ठीक है, एल नीनो, एल लीनो, ठीक है, एल नीनो, ठीक है, एल है यहाँ। तो ये क्या होता है, ये प्रशांत महासागर, जो प्रशांत हमारा महासागर है उसमें क्या होता है, प्रशांत महासागर की भूमध्य सागर से क्या होती है, जब उसमें क्या तापमान बढ़ता है तो उसमें से क्या है, जो यहाँ की जो सागर में, जब भूमध्य सागर में तापमान बढ़ता है तो मेडिटेरियन सी जो हमारा भूमध्य सागर होता है उसमें से तापमान बढ़ता है, तो वहाँ से क्या गर्म जल की धाराएं का निकलती हैं, ठीक है। तो वही करंट क्या करती है, पेरू करंट कहलाती हैं। और वो इफेक्ट क्या होता है, एल नीनो होता है। इसके कारण कि मौसम में चेंज आता है यहाँ पर पूरे मेडिटेरियन सी में, और ये 3-4 साल में क्या होती है, एक बार होती है। ला लीनो इसके उल्टा होता है कि एक बार जब गर्म होगी 3-4 साल के लिए, फिर ठंडी होती है और वापस कहाँ आ जाती है, भूमध्य सागर में आ जाती है, ठीक है। फिर रहते दक्षिणी दोलन। अब देखो दक्षिणी दोलन क्या होता है, साउथर्न ऑसिलेशन बोलते हैं जिसको, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो दक्षिणी दोलन क्या होती है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में क्या होती है, वायुमंडलीय दाब में उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। इसमें प्रशांत महासागर वो जो हमारा हिंद महासागर है, ठीक है, प्रशांत ओशन हिंद महासागर में क्या होता है, जब हमारे क्या वायुमंडलीय दबाव जो होता है, यानी कि जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब, उसमें क्या अनइक्वालिटी आ जाती है, यानी कि उतार चढ़ाव होता रहता है, उसमें क्या हवाएं चलने लगती हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी दक्षिणी दोलन कहलाती है, ठीक है। जेट स्ट्रीम धाराएं, ठीक है, तो ये क्या करती है, अभी ये धाराएं हैं जो हमें क्या वर्षा करने में सहायक होती हैं, ठीक है। अगला है, भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और कंफ्यूज भी करता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है, मध्य प्रदेश, मिजोरम, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो जो सर्वाधिक 1% पाया जाता है वो आपका मिजोरम में पाया जाता है, ठीक है। 1% सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, मिजोरम में। तो मिजोरम की टोटल भूमि के 85.41% पर आपके क्या है, 1 है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, आपके हरियाणा में, सबसे कम 1% हरियाणा में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे कम 1 का है हरियाणा में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा 1 का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा 1 का है मध्य प्रदेश में, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें, क्षेत्रफल, परसेंटेज नहीं, ठीक है, प्रतिशत अलग है, क्षेत्रफल अलग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा 1 क्या पे, यहाँ पे 7,000 से ऊपर किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर 7,784 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर क्या क्षेत्रफल है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, किस में फर्स्ट रैंक इसकी राज्य में, ठीक है, 1 में। अरुणाचल क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों में सेकंड नंबर पे है, किसमें, परसेंटेज में भी और क्षेत्रफल की दृष्टि भी 1 के उसमें भी अरुणाचल दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएगा आपके कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 का 1 से ज़्यादा 1 किस राज्य में, तो वो मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज की दृष्टि से मिजोरम में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गच्चा खा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है, ठीक है। अगला है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के किस भाग से मिलते हैं, भूपर पट्टी से जिसे क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, आपका आवरण से जिसे मेंटल कहते हैं, आपका नाभिक से, तामिक नहीं नाभिक होगा, जिसे कोर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे अंदर वाली क्या 3 संरचनाएं होती पृथ्वी की, भूपर पट्टी, आवरण और नाभिक, यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इसमें जो 2 मिलते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, वो कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपके मेंटल में, यानी कि आपके आवरण में, ठीक है। जो आपके ये 2 ऊपर 2 हैं, क्रस्ट में क्या क्या मिलता है, तो क्रस्ट में आपका मिलता है क्या, सिलिका और एल्यूमिनियम, या तो सिलिकॉन मिलता है, ठीक है, कहाँ पे, मेंटल में। तो क्रस्ट में क्या मिलता है आपका, सिलिका और एल्यूमिनियम। कोर में क्या मिलता है, नाभिक में जो आपका मिलता है निकिल और आयरन मिलता है, ठीक है, निकल और आयरन। अब मैं यहाँ बना के देखता हूँ ये होता क्या है ऐसा, ठीक है। ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है, मान लो ये गोल, तो
इसको क्या 3 भागों में बांटा गया है। ये जो सब वाला भाग है, ये वाला भाग, ये क्रस्ट कहलाता है, यानी कि भूपर पट्टी होगा ये, ठीक है, क्रस्ट। ये वाला भाग है, ये आपका मेंटल होगा, मेंटल, ये क्रस्ट, और ये अंदर वाला भाग है, ये क्या हो जाएगा, आपका नाभिक हो जाएगा, कोर, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंदर वाले में तो लावा ही होता है, क्योंकि भूमि के अंदर जब हम जाते हैं, यहाँ से ये हमारी सतह है, ठीक है, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हम रहते हैं, इसके जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो ये आपका क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेंटल हो गया, और ये अंदर वाला क्या हो गया, कोर हो गया। अंदर जो चट्टाने होते हैं वो मैग्मा के रूप में होते हैं, पिघल जाते हैं तो लावा बन जाती है, ठीक है। इसमें जो पाया जाता है अंदर चट्टानों में, वो सबसे अंदर कोर में क्या पाया जाता है, कोर में आपका पाया जाता है आयरन, ठीक है, लोहा और निकिल। इस बीच वाले भाग मेंटल में पाया जाता है आपका क्या, आपमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और बाहर इस वाले भाग में सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, चावल, चना, जूट व गन्ना। जो खरीफ की फसल नहीं है आपकी, वो कौन सी नहीं है, तो चावल, जूट और गन्ना, ये तीनों क्या है, खरीफ की फसलें हैं, ठीक है, चावल, जूट और गन्ना। तो जो खरीफ की फसल नहीं है वो कौन है आपकी, चना। ये कहाँ है, इसकी रबी की फसल है चना, ठीक है। गेहूं के साथ जो बोई जाती है वो चना ही है, तो गेहूं भी क्या आपकी रबी की फसल। भारत में खाद्यान्नों की रानी किसे कहा जाता है, लीची को, मक्का को, गेहूं को, सरसों। खाद्यान्नों की रानी किसको कहा जाता है भारत में, लीची, मक्का, गेहूं या सरसों। तो जो मक्का है हमारा, ठीक है, उसे कहा जाता है क्या, खाद्यान्नों की रानी, ठीक है, मक्का। लीची को कहा जाता है फलों की रानी, लीची को क्या कहा जाता है, फलों की रानी, फलों की रानी। और अन्न यानी खाद्यान्न जो हमारा, तो उसके रानी किसको कहा जाता है, मक्का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो आपका, तटीय प्रदेशों में डेल्टाओं में पाए जाने वाले वन कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, मैंग्रोव वन व पतझड़ वन, ठीक है। ये आपको मैंग्रोव वन है या पतझड़ वन। जो हमारे तटीय प्रदेश की जो डेल्टा होते हैं, यानी कि सुंदरवन डेल्टा, महानदी बेसिन का डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी के जो डेल्टा क्या होता है, जहाँ पर नदियाँ समुद्र में क्या कर देती है, प्रवेश करती है। जैसे नदी है हिमालय गंगा नदी है, ठीक है, और ये नीचे क्या है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और नदी ने इस बंगाल की खाड़ी में गिरना, ये आपकी नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी। और डेल्टा क्या होता है, ये जब इसके किनारे पहुंचने लगती है नदियाँ, किसके, समंदर के किनारे, यानी सी के किनारे, तो नदियाँ क्या बहुत सारी धाराओं में विभक्त हो जाती है। ये धारा एक अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, तो इनके बीच इन स्थानों में क्या बन जाते हैं, डेल्टाज बन जाते हैं। ये क्या डेल्टा होते हैं। इनमें जो वन पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके कौन से, मैंग्रोव वन, ठीक है, या ज्वारीय वन भी इन्हें ही कहते हैं, ठीक है। अब जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो पतझड़ वन पाए जाते हैं जब 100 से 200 मीटर तक क्या होती है, बारिश होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ 200 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या वार्षिक वर्षा होती है, उन क्षेत्र में सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। जैसे आपका अंडमान निकोबार हो गया, या आपका पश्चिमी घाट हो गया, इन पे जो चौड़ी पत्ती वाले वन, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, या आपका मान शिवराम हो गया, चेरापूंजी, इधर वाली साइड जब ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पे क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन ये आपके पठारों में पाए जाते हैं, दक्कन के पठारों में पर्णपाती वन। सूक्ष्म पतझड़ वन ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा सूखा होता है, और आपके छोटा नागपुर के पठार वगैरह में पाए जाते हैं। अगला है गोदावरी, निम्न में से कौन सा नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। यानी कि 2 प्रकार की नदियां हैं प्रायद्वीप भारत में, एक अपना जल अरब सागर में गिराती है, और इधर वाली अपना जल बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इधर के अरब सागर। इनमें से कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा। तो जो अरब सागर में अपना जल गिराती है वो नदी है आपकी नर्मदा। बाकी ये 3 नदियां अपना जल कहाँ गिराती हैं, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है 3 नदियां, ठीक है। तो जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं उन नदियों को कहते हैं कि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां, क्योंकि बंगाल की खाड़ी हमारी पूर्व साइड है ना, इन नदियों को क्या कहते हैं, पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां। और जो आपका अपना जल अरब सागर में गिराती, अरब सागर तो ये कहाँ है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, यानी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, ठीक है। तो नर्मदा आपकी अरब सागर में जल गिराती है, नर्मदा के साथ आपकी
कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में जल गिराती, वो एक बार वो भी देख लेते हैं इसी के साथ साथ। एक है आपकी तापी, लूनी, शरावती, पेनार, ठीक, ये नदियां क्या अपना जल गिराती कहाँ पे, अरब सागर में, और एक इनके साथ माही भी। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारा अपना जल कहाँ गिराती, बंगाल की खाड़ी में। इनके साथ एक और नदी जोड़ दो आप, तुंगभद्रा तो खैर इन्हीं की सहायक है कृष्णा की, तुंगभद्रा हो गया। स्वर्णरेखा सबसे प्रमुख नदी है, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। ये अगली नदी महानदी, ये भी काफी प्रमुख नदी, ये भी अपना जल कहाँ गिराती है, आपका बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। लूनी, शरावती, पेनार, तापी और नर्मदा अपना जल कहाँ गिराती है आपकी, ये गिराती है आपकी अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, जब करंट अफेयर शुरू हो गया आपका, ठीक है, तो उसमें करंट अफेयर भी बहुत पूछा जाता है आजकल के एग्जामों में, ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रहा तिरुकोमाली तेल टैंक फार्म किन दो देशों के बीच संबंधित है। तिरुकोमाली तेल टैंक फार्म भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत मालदीव और भारत बांग्लादेश, तो ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती, ये होगी 23 जनवरी को। 5 फरवरी 2020 को मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, क्या स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया, कहाँ पे किया ये आपका करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आना पक्का है, ठीक है। जो स्टैचू ऑफ इनइक्वालिटी का जो अनावरण किया गया मोदी जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो हैदराबाद में किया गया, ठीक है। तो ये संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है जो 216 फीट है, 216 मीटर है, सॉरी 216 मीटर है आपकी, किसकी जो स्टैचू है ये संत रामानुजाचार्य की, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का, वो है हाल में ही कोकबोरोक दिवस किस राज्य के द्वारा मनाया गया। कोकबोरोक दिवस गोवा, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, ठीक है। तो आपका क्या त्रिपुरा के द्वारा मनाया गया कोकबोरोक दिवस। तो कोकबोरोक क्या है, त्रिपुरा की मूल भाषा है, त्रिपुरा की मूल भाषा है कोकबोरोक, तो ये दिवस इन्होंने मनाया, ठीक है, 1 अप्रैल। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे मिला। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 मिला किसको, कुमार मन्नाथ को, स्वामीनाथन को, राजेंद्र कुमार भंडारी या विनोद शर्मा, तो ये मिला प्रोफेसर विनोद शर्मा को। और संयुक्त कैटेगरी में राज्यों की कैटेगरी में किस राज्य को मिला, गुजरात। गुजरात राज्य को क्या मिला, राज्यों की कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा। हाल में ही आंध्र प्रदेश ने कितने नए जिलों के बनाने की मंजूरी दी, आंध्र प्रदेश सरकार कितने नए जिले बनाने की मंजूरी दी हाल में ही, तो वो दी इन्होंने 13 नए जिले बनाने की मंजूरी दी। तो पहले से यहाँ पे 13 जिले थे और इन 13 जिलों से हर जिले से एक एक जिला फिर से नया बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में टोटल हो जाएंगे 26 जिले, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो जगन्नाथ रेड्डी है, ठीक है। कौन सा राज्य वर्ष 2021-22 में फलों के उत्पादन में शीर्ष पर रहा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल व तमिलनाडु। कौन सा राज्य फलों के उत्पादन में शीर्ष पर रहा, वो रहा आपका आंध्र प्रदेश, फलों के उत्पादन में शीर्ष पर रहा। सब्जियों में कौन रहा, सब्जी में रहा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला है विक्टर आरवन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, नॉर्वे, डेनमार्क, हंगरी और पोलैंड। तो विक्टर आरवन जो नए प्रधानमंत्री बने वो हंगरी के बने, ठीक है। फॉर्मूला 1 जो रेस होती है उसका ऑस्ट्रेलियन ग्रांड फिक्स, फॉर्मूला 1 का ऑस्ट्रेलियन ग्रांड फिक्स 2022 में किसने जीता, तो ये आपका जीता आपका चार्ल्स लेक्लर ने फॉर्मूला 1 2022 का ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है, जो ऑस्ट्रेलिया में रेस हुई थी फॉर्मूला 1, ठीक है। 2022 में आईपीएल होना था यहाँ पे, ठीक है। आईपीएल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ, जो आजकल चल रहा है हमारा आईपीएल चल रहा है इंडियन प्रीमियर लीग, उसका कौन सा संस्करण शुरू हुआ है, तो उसका 15वां सीजन चल रहा है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये आपका 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, तो ये आपका मनाया जाता है 16 मार्च को। हाल में ही पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं अरविंद केजरीवाल, चरणजीत सिंह चन्नी, पुष्कर सिंह धामी या भगवंत मान।
तो पंजाब में नए मुख्यमंत्री बने आम आदमी पार्टी के भगवंत मान। चरणजीत संघवी वहाँ के क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। पुष्कर सिंह धामी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो गए। अरविंद केजरीवाल आपके यहाँ के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री है। ठीक है, अब अगला है, किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना की शुरू करी है? कौन सी राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू करी है? ये शुरू करी है आपकी छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, हाल में ही यमुना उत्सव 2022 मनाया गया उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और लखनऊ। तो जो यमुना उत्सव मनाया गया आपका वहाँ को कहाँ पे मनाया गया है? दिल्ली में। ठीक है, अगला है दिल्ली और आगरा में भी मनाया गया। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में दिल्ली दे रहे हो तो अब दिल्ली भी लिख के ले लो, प्लस दिल्ली के साथ कहाँ मनाया गया? आगरा, क्योंकि यमुना कहाँ आगरा में भी जाती है, ताजमहल के पास से। ठीक है, तो अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन हुआ। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 है उनका आयोजन हुआ ओडिशा, कर्नाटक, केरल या असम। खेलो इंडिया 2021 जो यूनिवर्सिटी का गेम हुआ, विश्वविद्यालय जो गेम हुआ, जहाँ पे विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिस्पर्धा करते हैं पूरे देश में एक साथ, वो हुआ कर्नाटक में। ठीक है, 3 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना चिकित्सा कोर कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो जो भारतीय सेना का जो चिकित्सा कोर है, यानी कि मेडिकल कोर है भारतीय सेना का, उसने 3 अप्रैल 2022 को अपना कौन सावां स्थापना दिवस मनाया? वो मनाया आपका 258वां स्थापना दिवस। और आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि भारतीय सेना चिकित्सा कोर की स्थापना कब हुई। तो आप इनमें से क्या लगा सकते हो 258 साल पहले, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। हाल में ही भारत के किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के चलते आपातकाल घोषित किया गया है? तो ये आपको सबको आता होगा। आजकल किस देश की हालत खराब हो रही है? वो हो रही है भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की, वहाँ मारामारी चल रही है। ठीक है, आपातकाल लगा दिया गया वहाँ पे, क्या इकोनॉमी क्रैश होगी, पूरी आर्थिक संकट आ गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जो महिलाओं का जो वर्ल्ड कप हुआ था न्यूजीलैंड में 2022, वो किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है क्या महिला वर्ल्ड कप। त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, अगला है आपका, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो हमारा सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया? मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेद, मुंडको उपनिषद। ये आपको लिया गया मुंडको उपनिषद से लिया गया आपका सत्यमेव जयते। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था, जो पलासी का युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1757 में। ठीक है, तो इसका जो उस टाइम जो बंगाल का नवाब था वो कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नमजुद्दौला। ये था आपका सिराजुद्दौला। मीर कासिम था आपका बक्सर का युद्ध 1764 में। कौन सा युद्ध हुआ आपका? बक्सर का। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहे आप हमारे साथ, ऐसे हम आपको क्या इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, डीएलएड हो, यूके SSC की कोई हो, चाहे पुलिस की भर्ती आने वाले हो। ठीक है, उसमें क्या आपका एसआई हो, कांस्टेबल हो, पटवारी हो जिसका भी, ठीक है, लेखपाल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, और यूके पीसीएस कोई भी पेपर, आरओ, एआरओ, प्रवक्ता का स्क्रीन कोई भी हो, एपीएस भी आने वाले हैं। आपका एसएससी का पेपर हो, सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे आप बने रहे किसके साथ? अपब्राइट एजुकेशन के साथ। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही क्या हम आपको फिर ऐसी सीरीज चलते रहेंगे, तो ये सीरीज हमारी रोज चलती रहेगी। तो ऐसे हमको सपोर्ट कर दीजिए। 25 तारीख के बाद जब अपब्राइट डीएलएड का पेपर हो जाएगा, उसके बाद जो सीरीज आएगी वो आएगी तुम्हारी यूके SSC और यूके पीसीएस के पेपर के लिए, जो पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड वाला होने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और आप कमेंट करके हमें फीडबैक भी दे सकते हैं कि कौन सी हमें कमी रह गई है, कहाँ पे आप क्या सुधार चाहते हो, या किस तरीके से चाहते हो। तो आप क्या हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। लिंक दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया गया टेलीग्राम पे। ठीक है, वहाँ पे भी आप हमसे क्या बात कर सकते हो, और नहीं तो हमारा ईमेल दिया वहाँ से कर सकते हो, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट बॉक्स में सीधे कमेंट करके बता दिए कि सर क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक भी हमको भेज सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।